हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स इंट्रोडक्शन। आज की क्लास में हम चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 3 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक्स देख लेते हैं, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा चीज़ क्लियर होगा, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। समीकरण निकाय, समीकरण निकाय, समीकरण निकाय जो है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, व्यापक रूप है, ठीक है। उसके बाद a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ये दोनों को मिलाकर हम इसको क्या बोलते हैं, समीकरण निकाय बोलते हैं, है ना। समीकरण का जोड़ी बोलते हैं, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। अब याद रखना है, समीकरण निकाय का, समीकरण निकाय का, ठीक है जी। पहला अद्वितीय हल होगा, समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। याद रखना है, समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। समीकरण निकाय कौन है जी? समीकरण निकाय में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बोल रहा हूँ। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मिला के हम इसको क्या बोलते हैं, समीकरण निकाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समीकरण निकाय, ठीक। तो पहला कंडीशन हमको देखना है, क्या? समीकरण निकाय का, समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है जी। समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, अ यूनिक सॉल्यूशन if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। सिस्टम ऑफ इक्वेशन किसको बोल रहे हैं? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों मिला के क्या बना रहा है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना रहा है, ठीक। तो उसी के लिए बात कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इफ a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। याद रखना है, समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 अपॉन b2 के, ठीक। ये पहला कंडीशन हो गया, ठीक। अब दूसरा कंडीशन जानते हैं, दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। समीकरण निकाय का, समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा, का कोई भी हल नहीं होगा यदि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा, समीकरण निकाय के पास कोई भी हल नहीं होगा यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर नहीं है किसके, c1 बटे c2 के, ठीक है। क्लियर? ये दूसरा कंडीशन है। इसी को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। याद रखना है, क्लियर? ठीक है, ये हो गया सेकंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, है ना, नोट करते जाना है। थर्ड कंडीशन देखते हैं।
समीकरण निकाय अनंतः अनेक हल होगा, अनंतः अनेक हल होगा यदि समीकरण निकाय का अनंतः अनेक हल होगा यदि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों सेम आएंगे। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 तीनों बराबर होंगे तो समीकरण निकाय का क्या हल होगा? अनंतः अनेक हल होगा। मतलब समीकरण निकाय के पास अनेक हल होगा। कौन से कंडीशन में? जब a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 के, ऐसा मिलेगा तो ठीक। इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज बोलो, हैव बोलो, देख लेना क्या लिखना है आप, है ना। ठीक है, मैथ्स जो है एकदम ग्रामर में फोकस नहीं कर सकते, है ना। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब समीकरण निकाय के पास अनेक हल होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है जी, ये थर्ड कंडीशन है। तो ये तीनों कंडीशन आपको याद रखना है, तब हम क्वेश्चन कर पाएंगे भैया। क्लियर? ये थर्ड है, ये सेकंड है और ये फर्स्ट। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, है ना। क्वेश्चन एक्सरसाइज थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन फर्स्ट, सो दैट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, मतलब दर्शाइए, दिखाइए कि निम्न समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। निम्न समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है उसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, ऐसा हमको शो करना है। ठीक, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं भैया। ठीक, सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले बोलना गिवन इक्वेशन इज, आराम से लिखते हैं भैया से, गिवन इक्वेशन इज क्या दिया हमको? दिया गया समीकरण क्या है? 3x + 5y = 12 एंड 5x + 3y = 4। इसको नाम दिया इक्वेशन 1 और इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। इसको क्या दिया जी? इक्वेशन 1 और इसको दिया इक्वेशन 2। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ax + by = c से तुलना करेंगे। तुलना करेंगे दैट मींस कंपैरिजन करेंगे, किससे? ax + by = c से। दोनों इक्वेशन का किससे कंपैरिजन करेंगे? ax + by = c से। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में a के जगह मुझे क्या दिख रहा है? 3, a के जगह मुझे दिख रहा है 3 और b के जगह दिख रहा है 5 और c के जगह दिख रहा है मेरे को 12। c के जगह क्या दिख रहा है जी? 12। ठीक है ना। ये पहले इक्वेशन है 1 1 1 लगा दिया। ओके, अब सेकंड इक्वेशन का कंपेयर करते हैं। a के जगह दिख रहा है 5 सेकंड इक्वेशन में, b के जगह दिख रहा है 3, b के जगह दिख रहा है 3 और c के जगह दिख रहा है 4, तो c = लिख दिया 4। सेकंड इक्वेशन क्या? तो 2 ले लिए यहां पे। क्या ले लिए? 2। ठीक, अब देखिए, अब हमको यूनिक सॉल्यूशन है करके प्रूफ करना है, अद्वितीय हल है करके प्रूफ करना है। तो किसका जरूरत पड़ेगा? a1 अपॉन a2 का और b1 अपॉन b2 का, है नहीं भाई? तो a1 अपॉन a2 इसमें वैल्यू रख दीजिए, क्या आएगा? 3/5, 3/5। इसमें भी वैल्यू रख देते हैं, क्या आएगा? 5/3। इसको 1 दिया, सॉरी इसको इक्वेशन थर्ड नाम दिए और इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दिए। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ठीक, आपको दिख रहा है यहाँ 3/5 है और यहाँ 5/3 है, दोनों अलग अलग है। ठीक, तो हम बोल देते हैं फ्रॉम 3 and 4 a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। Hence system of equation
of equation has a unique solution. Has a unique solution. ठीक, मतलब अतः समीकरण निकाय के पास, समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है। हो गया प्रूफ? ठीक है जी, समझ आया? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब क्या है? इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है? यूनिक सॉल्यूशन, एक अद्वितीय हल है। ठीक, यही हमको शो करना था। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं सो दैट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब आपको शो करना है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है उसके पास कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक, हिंदी में क्या बोल रहा है? दर्शाइए कि निम्न समीकरण निकाय के पास अनंत अनेक हल है। मतलब समीकरण के पास अनंत अनेक हल हैं, ये हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। देख लो, सॉल्व और लिख दिए यहाँ पे गिवन इक्वेशन इज, दिया गया समीकरण है, ऐसा करके लिख सकते हैं गिवन इक्वेशन इज। ठीक, इसको नाम दिए इक्वेशन 1 और इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक, फिर से वही काम करेंगे। क्या करेंगे? ax प्लस by इक्वल टू c से कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। ax प्लस by इक्वल टू c से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का। कंपेयर मतलब तुलना करेंगे। ठीक है जी, तो a के जगह आपको दिख रहा है यहाँ पे 2, b के जगह दिख रहा है -3, साइन का भी ध्यान रखना है, और c के जगह दिख रहा है 5। ठीक है ना? तो इसको मैंने बोला a1, ये हो गया b1 और ये हो गया c1। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे a के जगह 6 दिख रहा है तो a2 इक्वल टू 6 लिख दिया, b के जगह -9 है तो b2 इक्वल टू -9, और c के जगह दिख रहा है 15 तो c2 इक्वल टू हो गया 15। ठीक है, ओके है। अब देखिए a1 अपॉन a2 फाइंड करते हैं, क्या मिलेगा? 2/6 मतलब 1 अपॉन 3 आएगा। ठीक है, कैंसिल होगा तो 1 अपॉन 3 आएगा। अब b1 अपॉन b2 चाहिए हमको। क्या चाहिए भैया? b1 अपॉन b2, तो -3 अपॉन -9, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, ये भी क्या आ गया? 1 अपॉन 3 आ गया। नाउ लास्ट में हमको क्या देखना है? c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2, तो क्या आ रहा है? 5 अपॉन 15, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, तो 1 अपॉन 3 ये भी आ गया। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है जी, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 1 अपॉन 3 आ गया। अब इसको नाम दे दीजिए 3 एंड 4 एंड 5। ठीक, समीकरण 3 4 व 5 फ्रॉम इक्वेशन 3 4 एंड 5। देखिए तीनों का वैल्यू सेम दिख रहा है, तीनों का वैल्यू क्या है? सेम दिख रहा है। तो हम क्या लिख देंगे? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, ओके है क्या? ठीक है जी, यहां पे हिंदी में लिख सकते हो अतः समीकरण निकाय का अनंत अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। ठीक है, ये हो गया प्रूफ, सेकंड क्वेश्चन। ओके है, ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी को डाउट तो नहीं है भैया? ये लोग एक बार छोटा करके दिखा दे रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक, ये आपका क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। मतलब k का वह वैल्यू फाइंड कीजिए, k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। समीकरण निकाय का कोई भी हल है, कोई भी हल नहीं है, सॉरी, समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है, ठीक है। इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इसके लिए अपने को k का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, k का वैल्यू फाइंड कीजिए अगर इक्वेशन के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी हल नहीं है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड का फर्स्ट पहले लिख दिए, गिवन इक्वेशन इज, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दिए, इसको सेकंड इक्वेशन नाम दिए, ठीक। अब फिर से वही काम करोगे, ax by c से तुलना करोगे, कंपेयर करोगे, ठीक है। तो देखिए a के जगह दिख रहा है 8, तो a1 लिख दिया 8, b के जगह दिख रहा है यहाँ पे 5, तो b1 5। पहले इक्वेशन का कर रहा हूँ तो 1 1 करके लिखूंगा। c के जगह दिख रहा है 9, तो c1 9 लिख दिया, ठीक। अब सेकंड इक्वेशन से करोगे कंपेयर, तो a के जगह दिख रहा है k, तो a2 के जगह लिख दिया मैंने k, और b2 के जगह लिख दिया 10, और c के जगह लिख दिया 5, मतलब c2 हो गया 5, ओके। अब आप बोलोगे, कंडीशन लगाओगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन इफ, ऐसा करके समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा यदि क्या है कंडीशन, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, ठीक है। यही है कंडीशन, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। अब इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं, a1 के जगह रख दिया 8 और a2 के जगह रख दिया k, ठीक है। ऊपर से वैल्यू रखते जाते हैं, b1 और b2 का वैल्यू रखे 5/10 इज नॉट इक्वल टू c1 c2 क्या है 9/5, ओके, क्लियर। अब देखिए हमको ये मिल रहा है, फर्स्ट टू टर्म को ले लेते हैं, जहां पे k दिख रहा है हम वो वाला टर्म लेने का कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट टू टर्म ले लेते हैं, प्रथम दो पदों को लेने पर, टेकिंग फर्स्ट टू टर्म, है ना, प्रथम दो पदों को लेने पर क्या मिलेगा, 8/k इक्वल टू 5/10। बात समझ आ रहा है, ठीक। अब k का वैल्यू फाइंड करना है तो k को अकेला करना पड़ेगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये 10 को ऊपर ले आया, 8 × 10 और ये हो गया 5 × k, ठीक। अब क्या किए जी, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 ऊपर गया और k ऊपर गया। अब 5 को ट्रांसफर कर देते हैं तो आपको मिलेगा 8 × 10/5 इक्वल टू k, ठीक। 5 1 जा 5 2 जा, तो k इक्वल टू आ गया आपके पास 16। k का वैल्यू क्या आ गया भैया 16, k बराबर आ गया 16, ये आंसर है। k का वैल्यू क्या आ जाएगा 16, ठीक, क्लियर है। तो ऐसे बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है ना, k का मान ज्ञात करना है यदि समीकरण का कोई भी हल नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया। अब ax by इक्वल टू c से तुलना करोगे, तुलना मतलब ax by इक्वल टू c से क्या करोगे, कंपेयर करोगे, कंपेयर करोगे, कंपैरिजन करोगे। तो a के जगह मुझे दिख रहा है k, मतलब a1 बराबर हो गया k, b1 के जगह दिख रहा है 3, है ना, b के जगह क्या दिख रहा है जी 3, तो b1 इक्वल टू 3 लिख दिया। c के जगह दिख रहा है c 3, तो c1 इक्वल टू लिख दिया 3। अब इक्वेशन 2 का करोगे कंपेयर, ठीक है, इक्वेशन 2 का, तो a के जगह दिख रहा है 12, तो a2 इक्वल टू आ गया 12, b के जगह दिख रहा है k, तो b2 बराबर हो गया k, और c के जगह दिख रहा है 6, तो c2 इक्वल टू लिख दिया 6। बोलो ओके, ठीक। अब फिर से वही कंडीशन लगाएंगे, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा यदि, ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन इफ
a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है जी, इसमें वैल्यू रख दीजिए। a1 के जगह आ गया k और a2 के जगह आ गया 12। इधर 3 अपॉन k इज नॉट इक्वल 3 अपॉन 6। ठीक है, ओके। अब देखिए k कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, इससे मतलब नहीं है क्योंकि इज नॉट इक्वल टू करके लिखा है ना, तो इसको इग्नोर कर दो। फर्स्ट टू टर्म को लेंगे, टेकिंग फर्स्ट टू टर्म, प्रथम दो पद को लेने पर, टेकिंग फर्स्ट टू टर्म, प्रथम दो पदों को लेने पर। ठीक है, क्या मिल रहा है देखो, k अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन k, k अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन k। फिर से वही करोगे, तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे भैया। ठीक, तो k इंटू के हो जाएगा, k इंटू के एंड 3 इंटू 12। ठीक है, ये डॉट जो दिख रहा है वो इंटू को शो कर रहा है ना, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो k इंटू के। तो k इंटू के क्या हो जाएगा, k स्क्वायर, और ये हो गया 12 दिया 36, है ना। अब स्क्वायर को ट्रांसफर करोगे तो क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट, वर्ग क्या बन जाता है, वर्गमूल बन जाता है। तो ये वर्ग इधर आके वर्गमूल बन गया, तो वर्गमूल 36 और इधर आ गया k। तो k इक्वल टू 36 का वर्गमूल क्या होता है जी, प्लस माइनस 6। क्या होता है बेटा, प्लस माइनस 6। तो ये हो गया आंसर। सर प्लस माइनस 6 क्यों होगा, तो देखिए माइनस 6 का स्क्वायर भी क्या होता है 36, और 6 का स्क्वायर भी क्या होता है 36, है ना। ऋण 6 का वर्ग भी 36 होता है और प्लस 6 का वर्ग भी 36 होता है, इसलिए 36 वर्ग का वर्गमूल में क्या ले लिया, धन ऋण 6। ठीक, अगर आप धन बस भी लेते हो, प्लस बस लेते हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें। ठीक, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया भैया, थर्ड का सेकंड। ठीक, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे भी वही काम करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है। अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है नो सॉल्यूशन, मतलब इक्वेशन के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, समीकरण के पास कोई हल नहीं है, तो k का मान ज्ञात करना है। तो फिर से वही काम करना है, इक्वेशन 1 दिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 दिए, ax प्लस by इक्वल टू c से तुलना करोगे, कंपेयर करोगे। ठीक, तो देखिए a के जगह फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, पहले इक्वेशन की, a के जगह दिख रहा है k, तो a1 बराबर k, b के जगह दिख रहा है ऋण 5, तो b1 बराबर ऋण 5, और c के जगह दिख रहा है 2, तो c1 बराबर लिख दिया 2। ठीक है जी, ओके। अब समीकरण 2 से करोगे कंपेयर, a के जगह 6 है, a2 बराबर 6, b के जगह दिख रहा है 2, तो b2 बराबर 2, और c के जगह दिख रहा है 7, तो c2 बराबर 7। चाहो तो यहाँ कॉमा ले सकते हो, बोलो ओके, कॉमा ले सकते हो, बोलो जी। ठीक, ओके। अब कंडीशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन इफ, ठीक, हिंदी कैसे बोलोगे, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा यदि, क्या है कंडीशन, a1 अपॉन a2, ठीक है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, a1 अपॉन a2 है तो k/6, b1 अपॉन b2 है तो लिख दिए -5/2 इज नॉट इक्वल टू 2/7। इज नॉट इक्वल टू वाले को छोड़ दो, है ना, फर्स्ट तो टू टर्म लेना है, सामने के दो पद, क्या मिला, k/6 इक्वल टू -5/2। ठीक, 6 को तिर्यक गुणा कर दीजिए, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k इक्वल टू आया -5/2 इंटू 6, 6 ऊपर चलेगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो k इक्वल टू आ जाता है -15, k का फाइनल वैल्यू आ रहा है -15, ये आंसर हो गया। बोलो क्लियर है क्या, ओके है, ठीक है जी, तो ये k का वैल्यू आ गया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k
फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। मतलब k का वैल्यू फाइंड कीजिए अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन है, एक यूनिक सॉल्यूशन है। हिंदी में देख लेते हैं, निम्न समीकरण निकायों के एक अद्वितीय हल के लिए k का मान ज्ञात करो। मतलब k का मान ज्ञात करना है अगर समीकरण निकाय का क्या है, एक अद्वितीय हल है। ठीक है जी, तो ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, देख लेते हैं एक एक करके कैसे बनेगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। गिवन इक्वेशन लिख दिए, है ना, दिया गया समीकरण है करके लिख सकते हैं। ठीक, इसको नाम दिया इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, और डायरेक्ट इक्वेशन लिख दिए तो भी चलेगा भैया। ठीक, इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, फिर से वही काम करना है। ax प्लस by इक्वल टू c से कंपेयर करोगे, कंपेयर बोले तो तुलना, तुलना करोगे भैया, तुलना करोगे। ठीक, तो a के जगह दिख रहा है k, तो a1 बराबर k, b के जगह दिख रहा है 2, तो b1 बराबर 2, और c के जगह दिख रहा है 5, c1 बराबर 5। फिर a के जगह 3, तो a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 1, यहाँ पे b है और यहाँ पे y के साथ कौन है, कोई नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है। 1 का मल्टीप्लाई होता है ना सबके साथ, तो y के सामने कौन है जी, 1, इसलिए b2 इक्वल टू 1 लिख दिया, और c2 के जगह क्या ले लिया, 1। ठीक, अब कंडीशन लगाओगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन इफ। ठीक, हिंदी में लिख दे रहा हूं, समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा यदि, समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है जी, इसमें वैल्यू रख देना है बस, k अपॉन 3 इज नॉट इक्वल, देखो a1 के जगह k रखा हूँ, a2 के जगह 3 रखा हूँ, b1 और b2 का भी रख दो वैल्यू, क्या आ रहा है 2 अपॉन 1। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k इज नॉट इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू 3, मतलब k इज नॉट इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, मतलब ये है कि k का वैल्यू 6 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 6 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू हो चलेगा। ठीक है, ओके, कोई भी रियल नंबर हो चलेगा। ठीक, क्लियर है जी। तो k इज नॉट इक्वल टू क्या होगा हमारा आंसर, k इज नॉट इक्वल टू 6 हमारा आंसर होगा, k इज नॉट इक्वल टू 6 क्या हो गया आंसर। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 दिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 दिए, फिर से कंपेयर करोगे तो a1 के जगह क्या दिख रहा है 1, b1 के जगह दिख रहा है -2, और c1 के जगह दिख रहा है 3। ठीक है जी, a2 के जगह दिख रहा है 3, b2 के जगह दिख रहा है k, और c2 के जगह दिख रहा है हमको 1। किससे कंपेयर किए हैं, ax प्लस by इक्वल टू c से कंपेयर किए हैं भैया। ठीक है, ये इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म, व्यापक समीकरण। ठीक, क्लियर। अब देखिए, अब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, समीकरण निकाय का, सॉरी क्वेश्चन में क्या बोले, अद्वितीय हल होगा बोला ना, तो अद्वितीय हल वाला कंडीशन लेंगे। समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा यदि, ठीक, इंग्लिश में लिख लेना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, कंडीशन यही दी है क्वेश्चन में, अद्वितीय हल होगा करके, तो अद्वितीय हल वाला कंडीशन लगा रहे हैं। ठीक है जी, इसमें वैल्यू रख दीजिए, क्या आ रहा है 1 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू क्या -2 अपॉन k। ठीक, फिर से सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, k 1 इंटू k हो गया और 3 इधर गया, इज नॉट इक्वल टू बीच में है 3 ऊपर गया तो -2 इंटू 3, तो फाइनली k इज नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है -6, k इज नॉट इक्वल टू -6, ये हमारा आंसर। बोलो क्लियर है। ठीक, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ समीकरण,
इसको इक्वेशन 1 समीकरण 1, इसको समीकरण 2 नाम दिए। फिर से वही काम किए, ax प्लस by इक्वल टू c से तुलना कंपेयर करना है, ठीक। a के जगह दिख रहा है आपको k, तो a1 बराबर k, b1 बराबर दिख रहा है 3 और c1 बराबर दिख रहा है k माइनस 3, ठीक। अद्वितीय हल वाले कंडीशन में c1 c2 से कोई मतलब नहीं होता, बाकी कंपेयर कर रहे हैं तो लिख दे रहे हैं, ठीक। a2 के जगह क्या लिख दिया भैया 12, b2 के जगह क्या लिख दिया दादा k, और c2 के जगह क्या लिख दिया भैया, ये देखो k दिख रहा है k लिख दिया। बोलो ओके है क्या, ठीक। फिर से वही कंडीशन लगा दो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। इफ, अब हिंदी मीडियम वाले हिंदी लिख लेना, क्या, समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा यदि, समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ओके बेटा, c1 c2 का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ओके ना, ठीक। हमको ये दो चीजों से मतलब रखना है, तो a1 के जगह रख दिया k और a2 के जगह रख दिया 12, यहाँ पे 3 अपॉन k, बोलो ओके। और बीच में कौन है, इज नॉट इक्वल, ओके। अब देखिए फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो k स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 12 3 जा 36, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिर्यक गुणा किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, k इंटू k हो गया और 12 3 जा 36 हो गया, ठीक। अब स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करूंगा तो k इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट 36, ठीक। तो k इज नॉट इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस 6, k इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 6, ये हमारा आंसर हो गया। 36 का वर्गमूल क्या होता है 6 होता है, यहाँ पे प्लस माइनस लगा दिए। अगर आप प्लस बस में भी लिख दोगे तो चलेगा, आधा नंबर कर सकते हैं, आधा या 1 नंबर, तो काहे नंबर घटाएंगे भाई, सीधा लिख लेंगे प्लस माइनस 6। बोलो ओके है क्या, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे भी k का मान ज्ञात करना है यदि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। तो देखते हैं ax प्लस by इक्वल टू c से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। तो a1 के जगह क्या आएगा भैया 4, a2 के जगह दिख रहा है 2, b1 के जगह -5 और b2 के जगह दिख रहा है -3, ठीक। c1 c2 को छोड़ दो क्योंकि अद्वितीय हल के लिए है, हाँ। तो k का वैल्यू निकल ही नहीं सकता क्योंकि भाई यहाँ पे दिया ही नहीं है k, ठीक है। तो हो सकता है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो, तो इस क्वेश्चन को सुधार दो जी, थोड़ा गड़बड़ होगा, हो सकता है। इसको ना मैं सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 नाम दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। एक काम करो, इसको k लिख दो, यहाँ पे 4 के जगह k लिख देते हैं, है ना, 4 के जगह k लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ही गड़बड़ है तो मैं k के 4 के जगह k लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सुधार लो, ठीक है। तो a1 के जगह क्या आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा, a1 के जगह क्या आ जाएगा k, ठीक। अब आराम से निकलेगा, फिर से वही बोलना, समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा यदि यूनिक सॉल्यूशन होगा इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसमें वैल्यू रख दीजिए, क्या आएगा k अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू क्या -5 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल, अब 2 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 अपॉन 3 इंटू 2, मतलब हाँ इज नॉट इक्वल का साइन है, तो k इज नॉट इक्वल टू 10/3, k इज नॉट इक्वल टू 10/3, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, ठीक, ये हमारा आंसर है, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आशा करता हूँ कि ये वीडियो सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।